कैसे हो। आज हम जो करने जा रहे हैं NIOS के होम साइंस का चैप्टर 12 घर की देख रेख। ठीक है बच्चों, ये चैप्टर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़िए और ध्यान से समझिए। ठीक है, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, इसी से आपको वीडियो मिलता रहेगा हर बार। ठीक है, तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। घर की देख रेख, जैसे आपके घर होते हैं तो आप उसमें घर को देख रेख भी करते हो, उसमें हर तरह की चीज़ों की व्यवस्था भी करते हो। आप घर में देखते हो कि हर चीज़ की व्यवस्था होती है, नहाने का, बैठने का, खाना खाने का स्थान। तो इसी बेस पे हमारा जो है NIOS जो बुक में ये दिया गया है आपके होम साइंस में कि घर की देख रेख हम कैसे करेंगे। भोजन, आवास और कपड़े हमारी मौलिक आवश्यकताएं। आपको पता ही होगा हमारे जीवन का जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वह भोजन, आवास, कपड़े। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं आवास की, ठीक है, जो बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके आवास अच्छे रहेंगे तो आपके शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आप भी तंदुरुस्त रहोगे। मौलिक आवश्यकताएं हैं, इनकी प्राथमिक आवश्यकता पूरा करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी जानवर अपने बच्चों के लिए बसेरा यानी जो है शटल बनाते हैं और मनुष्य अपने बसेरे के घर या मकान कहता है। घर कई प्रकार के होते हैं। आपको रिश्तेदार गाँवों में छोटे घरों में रहते हैं। राधा की एक मित्र शांति एक फ्लैट में रहती है और उसकी अन्य मित्र रजनी शहर से बड़े से बंगले में रहती है। एक परिवार एक मकान में रहना शुरू करता है और अपनेपन, प्यार, स्नेह और संयुक्त रूप से विभिन्न कार्य करते हुए वो इस मकान के घरों में परिवर्तित कर देता है। आपको पता ही है कि कोई भी घर हो सकता है, चाहे छोटा हो या बड़ा होता है, लेकिन हमारे जो मौलिक आवश्यकताओं में से जो है वो एक है आपका आवास यानी घर। घर आज जो है बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है हम सभी को रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, किंतु प्रश्न ये है कि उसका चयन किस प्रकार किया जाए। आपको सबसे पता है, सबसे पहली बात तो यह है कि घर की चयन भी जरूरी होती है। चयन से तात्पर्य यह है कि घर में आपको क्या विशेषता या विशेष गुण चाहिए। देखिए, घर तो सभी घर होते हैं, लेकिन घर की जो मेन विशेषता होती है उनके हर रहन सहन, उनकी तरीका, उनकी सजावट, उनकी व्यवस्था यानी स्वच्छता जो है घर के लिए बहुत ज़रूरी है। घर का चयन करते समय अनेक महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे उसका स्थल कैसा है, आसपास की माहौल कैसे है, स्वच्छता कैसे। देखिए, आप भी कहीं घर लीजिएगा ना तो ये ज़रूर देखिएगा कि स्थल कैसा है, आसपास का माहौल कैसा है, क्योंकि हमें ऐसे माहौल में रहना है जहाँ पर हम चैन की 2 सांसें ले सकें। अगर ऐसा माहौल नहीं है, अगर स्वच्छता नहीं है और बदबू आ रहा है आसपास, तो आपका जीवन बेकार हो जाता है और आपको अच्छा भी नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए घर का जो चयन होता है बहुत ज़रूरी होता है कि इसके लिए आपको स्थल और माहौल और स्वच्छता देखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक, और इसके लिए घर में हमें केवल आश्रय प्रदान करता है बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता है। घर, आपको पता है ना कि घर आपको आश्रय के साथ सुरक्षा भी प्रदान करता है, अपनेपन का एहसास भी कराता है। अगर आपका अपना घर होता है तो आपको कोई फिक्र नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। घर तो घर अपना ही होता है। यह परिवार के सदस्यों के मौलिक भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है। बच्चे को बुजुर्ग का आदर करना, प्रेम, स्नेह, स्वास्थ्य, धर्म, अनुशासन, उत्तरदायित्व, मौलिक शिक्षा, सब कुछ जो है हमें घर में ही प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी जीव जंतु के लिए, किसी भी इंसान के लिए घर की सपना जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, आगे जो है आपका घर के लिए स्थल का चयन। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है इसमें ये है कि घर के लिए स्थल का चयन। ठीक है, आपको सबसे पहले घर बनाने से पहले उस जगह की गुण और व्यवस्था के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी भौतिक विशेषता क्या है। ठीक है, अब आप समझिए कि होंगे कि हमारा घर हमारी बहुत ही आवश्यकता को पूरा करता है। क्या आपको लगता है घर का चयन या उसका निर्माण करना आसान काम है? जी बिल्कुल नहीं। इसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है और घर के बार बार बदला भी नहीं जा सकता। घर को संबंध में निर्णय लेते समय कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। देखो दोस्तों, ये बात सही कहा गया है। अगर आप घर बनाते हो ना तो घर में पहले ही आपको सब चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा कौन चीज़ कहाँ पर है। अगर आप इस चयन नहीं करेंगे तो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाता है। घर जो होता है एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती है। आप टीवी में एडवर्टाइजमेंट भी देखते हो कि घर जो है एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो आप इसके लिए सही स्थल, सही मटेरियल, सही चीज़ों का चयन करना ही भी आपको ज़रूरी है। जिस जगह पर हम अपने घर का निर्माण करते हो उसे स्थल कहा जाता है। जहाँ पर घर का निर्माण करते हो वो प्लेस कहलाता है। घर के चयन के समय घर का स्थल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्या आप इस बात को सहमत हैं? आइए देखें कुछ कारण कि क्या ये जरूरी है।
तो सबसे पहला कारण तो ये है भौतिक विशेषताएँ, ठीक है, आपको दिख रहा होगा भौतिक विशेषताएँ। तो भौतिक विशेषताएं क्या होती है? स्थल का चयन करते समय एक खुले क्षेत्र में घर का चयन करना चाहिए। घर की भारी यातायात के समीप नहीं होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला बात तो ये है कि घर जो होना चाहिए ऐसे जगह होना चाहिए जहाँ पर अधिक मात्रा में गाड़ी, ट्रेन, बस नहीं चलती हो, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होता है। यातायात के समीप होने से वायु प्रदूषण तो रहती है और स्वास्थ्य तथा अन्य गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निजी स्थानों पर भी घर नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो बाढ़ या पानी के भराव हो जाता है। देखिए दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि आपका घर जो होना चाहिए किसी भी हाईवे या किसी भी यातायात के साधन की जगह पर नहीं होना चाहिए। इससे आपको वायु ध्वनि प्रदूषण फैलती रहेगी। आपको पता है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण जो होती है दोनों जो है इंसान के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, और ये हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो और दूसरी बात जो है, दूसरी घर किसी निचले स्थान पे नहीं होना चाहिए जहाँ पर बाढ़ और पानी की समस्या बनी रहती हो। तो ऐसे जगहों पे घर लेना सही नहीं होता है। और आगे है भौतिक विशेषता। स्थल का चयन करते समय एक खुले क्षेत्र में घर का चयन करना चाहिए। घर भारी तरह के समीप नहीं होना चाहिए, होने से वायु प्रदूषण होती है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है मृदा जो होती है, आप देखिए मिट्टी भी बहुत ज़रूरी रखती है, मायने रखती है कि घर कैसी होनी चाहिए। अच्छा, मान लीजिए आप दलदल स्थान पे घर बना लीजिएगा, तो आपको क्या होगा? आपको नुकसान होगा। आपको दलदल की वजह से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए आपकी जो मृदा है, मृदा का मतलब होता है सॉइल, मिट्टी, ठीक है, मिट्टी की जो विशेषता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। कोई जो मिट्टी ऐसी होती है कि आपको बहुत ही काफ़ी कठोर दिखती है, लेकिन जैसे ही बरसात या पानी पड़ती है बिल्कुल आइसक्रीम की तरह हो जाती है, जो कि घरों के लिए नुकसानदायक होती है। मृदा मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए कहते हैं ना, किसी भी चीज़ की अगर जड़ मजबूत होती है ना तो उसका आगे जो है आप कुछ भी कर सकते हो। बच्चे की पढ़ाई में भी यही बात देखी जाती है कि जो बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ाया जाता है, सही उनकी फॉर्मेशन होती है, वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो बच्चे की फॉर्मेशन सही नहीं होती है, नहीं रूल रेगुलेशन मानते हैं, तो उनका आगे अच्छा नहीं होता। तो घर भी यही कहता है कि उसकी नींव जो होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि उस पर पूरा मकान टिका होता है। मकान की नींव वहाँ की भूमि यानी मिट्टी की प्रकृति पर निर्भर करती है। मिट्टी सतह से 2 से 5 फीट नीचे तक ठोस होना चाहिए, तभी मजबूत नींव होगी। आपको पता है कोई जो व्यक्ति है इन बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन बच्चों, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ एक होता है कि आपको समझदार बनना होता है, ना कि हमने पास होने के लिए पढ़ लेते हैं, हो गया, सर्टिफिकेट लेके क्या कीजिएगा, ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं होगी। तो आप जब पढ़ते हो तो उसको अपने जीवन में भी उसको सम्मिलित कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देखते क्या है। कहते हैं कि एक घर का निर्माण करते समय उस क्षेत्र की मिट्टी की प्रकृति पर विचार करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। पोली मिट्टी, यानी जो पोली मिट्टी होती है आइसक्रीम जैसी, बनाए गए घरों के आगामी वर्षा में समस्या आ सकती है। मिट्टी के खिसकने के कारण मकान एक और झुक भी सकता है। रेतीली या बंजरीली प्रकार की मिट्टी में मकान अधिक गर्म रहते हैं। पथरीला सतह नींव के लिए अच्छी होती है, किंतु इस प्रकार की भूमि पानी को अवशोषित नहीं कर पाती है। तो पानी को भी अवशोषित करना जरूरी है। ये नहीं कि हम पत्थरों पे ही घर बना दें। अगर पथरीली क्षेत्र में आप घर बनाओगे और पानी का वो अवशोषण नहीं करेगा तो इससे भी घर का नुकसान होगा। इसलिए निकासी पाइपों के बिछाने में काफ़ी समस्या आती है। अगर आप वहाँ से पानी को दूर करना चाहते हो तो इसमें भी समस्या आती है, ठीक है। तीसरी बात जो है स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता है। आप दूसरी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्वास्थ्य चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर वहाँ पर गंदगी है, कूड़े करकट है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में भी दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, आपने ऐसी खाली फ्लैट देखे होंगे जिनमें कूड़ा कचरा भरा होता है। ऐसे फ्लैटों में मकान के निर्माण की सलाह नहीं दी जाती है। ऐसे फ्लैटों में बनाए गए घरों की सतह असमान होती है और उनमें हमेशा निकासी की समस्या बनी रहती है। ऐसे स्थलों पर नए सिरे से मिट्टी से भर कर उसे बाहरी सड़क की सतह पर लाया जाना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि लोग बेचने के लिए क्या करते हैं, गंदे से गंदे एरिया होता है वहाँ पर आपको घर दे देते हैं सस्ते में और आप ले भी लेते हो। तो दोस्तों ये सही नहीं होता है बच्चों, ये चीज़ें बहुत ख़राब होती है, क्योंकि उसका इफेक्ट वायुमंडल का जो इफेक्ट होगा, जो मिट्टी का इफेक्ट होगा वो पड़ेगा ही पड़ेगा आपको, ठीक है। अगला है व्यवहारिक रूप से सुविधाएँ। व्यवहारिक रूप से सुविधाएँ का मतलब ये होता है कि आपका वहाँ पर किस किस चीज़ की व्यवस्था है। देखिए, घर कोई लेना वहाँ पसंद करता है जहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी हो, जैसे बैंक, हॉस्पिटल, मार्केट, क्योंकि आपको तो इन चीज़ों की ज़रूरत तो जर्नल सी पड़ती है।
एक घर में रहने वाले वयस्कों को नौकरी पर जाना होता है और बच्चों को स्कूल या कॉलेज जाना होता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें अपने घर के समीप बाजार की भी आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यातायात करने के लिए हमें यातायात सुविधाओं और रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार परिवार के सभी समीप व्यवहारिक सुविधाएं भी आवश्यकता होती है, जैसे डाकघर, बैंक, अस्पताल। दोस्तों, कहीं भी हम घर लेते हैं, घर खरीदते हैं, रहना पसंद करते हैं, वहाँ पसंद करते हैं जहाँ पर इन चीज़ों की सुविधाएं हों। अगर ऐसी चीज़ों की सुविधाएं नहीं है तो वो व्यक्ति वहाँ पर रहना भी पसंद नहीं करता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि लोग गाँव से शहर की तरफ क्यों पलायन कर रहे हैं। वो माइग्रेट इसीलिए हो रहे हैं इन्हीं सुविधाओं की वजह से कि यहाँ पर वहाँ पर उनको फैसिलिटी नहीं मिलती है, बट यहाँ पर जो शहर होती है वहाँ पर हर चीज़ की उनकी फैसिलिटी मिल जाती है। ठीक है, अभी तो हमने देखा है कि जो जहाँ पर निर्माण की आवश्यकता है वहाँ पर चाहिए। अब हमारा देखेंगे कि घर के भीतर का क्षेत्र। दोस्तों, वो सब बातें जो थी जहाँ घर का निर्माण हो रहा है उसके बारे में बताई गई है, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घर के भीतर का क्षेत्र। अब घर के भीतर का भी क्षेत्र अच्छा होना चाहिए। आप घर देखते हो, घर बनाते हो, उसमें आप देखते हो हर चीज़ की व्यवस्था होती है। अगर वो चीज़ व्यवस्था ना हो तो घर अच्छा नहीं होता। चलिए, हमारा घर विभिन्न भागों में मिलकर बना होता है। एक आदर्श घर वह होता है जो परिवार के सभी कार्यों के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। इसके समझने के लिए हमें पहले घर में किए जाने वाले कार्य और गतिविधियों को जानना लेना चाहिए। ये कार्य है भोजन पकाना, भोजन करना, सोना, स्नान करना, भंडारण, मनोरंजन, पढ़ाई करना आदि। आपको पता ही है, देखिए हर घर में इन चीज़ों की सुविधा मिलेगी। आपको पकाने की रसोई घर मिलेगी, ठीक है, भोजन करने के लिए आपको जहाँ खाना खाते हैं, सोने के लिए आपको मिलेगी, भंडारण करने के लिए क्षेत्र मिलेंगे, और मनोरंजन का भी होगा, बच्चों को पढ़ाई के लिए भी होगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है घर में। अगर आपने स्थल का चयन कर लिया है तो दूसरी बात जो आ जाएगी वो है घर के अंदर आपको क्या चाहिए। इन अनेकों गतिविधियों को करने के लिए हमें पर्याप्त स्थान की आवश्यकता होती है। यदि हम संभव नहीं है कि हम सभी प्रकार के सभी कार्यों के लिए पृथक स्थान हो। अब ये तो नहीं कि घर आपका यहाँ है और आप कहीं और चले जाओ, आपको खाना पकाने के लिए कहीं और जाना पड़ जाए, तो ऐसा तो घर होता ही नहीं। फिर घर का मतलब ही ये होता है कि सारी चीज़ों की व्यवस्था आपको एक ही स्थल पर मिले। यद्यपि हम उपलब्ध स्थान पर उचित प्रयोग करने तथा परिवारों के सभी सदस्यों की आरामदायक स्थिति प्रदान करने के लिए प्रयास करते हैं। क्या आप की कार्य सावधानता पूरा करने के लिए कुछ तरीकों का उल्लेख कर सकते हैं? जैसे जो यहाँ पर दिया हुआ है, कुछ बिंदी दी हुई है। सर्वप्रथम प्रत्येक कक्ष में किए जाने वाले सभी कार्य की एक सूची बना लें कि कौन कार्य आप कहाँ करेंगे। प्रत्येक कार्य के लिए स्थान निर्धारित कर लें। देखिए, कोई भी घर बनाने से पहले नक्शा पास होती है, और नक्शा पास इसलिए करवाते हैं कि हम हर चीज़ की व्यवस्था कर सके। कार्य के समूह में प्रयोग करने का प्रयास करें जिन्हें वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूरा किया जा सके। ठीक है, तो इन सारे मौलिक आवश्यकताओं को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आगे जो है हमारा बैठक या संयुक्त बैठक खाने का कमरा। जैसे आपको देख रहे हो चित्र में बैठक कक्ष। आपको पता है बैठक कक्ष में सोफ़ा होनी चाहिए, 4 कुर्सी लगी होनी चाहिए, यहाँ पर दरी बिछी होनी चाहिए। कमरे में मेहमानों का आदर सत्कार किया जाता है। यहाँ हम आराम से बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मनोरंजन कर सकते हैं। यह भवन के प्रवेश द्वार के समीप होना चाहिए। हमेशा याद रखना कि ये जो गेस्ट रूम की जो बनाई जाती है जो बैठने के लिए, वो हमेशा प्रवेश द्वार के सामने होना चाहिए। आप घर के अंदर किसी व्यक्ति को नहीं बैठा सकते। कई बार छोटे घरों में इस कक्ष को भोजन कक्ष के स्थान संयोजित किया जा सकता है। हो सकता है कि आप वहाँ पर खाना भी खा लो, लेकिन बात इतनी सी है कि वो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, क्योंकि आप किसी को घर के अंदर नहीं ले जाओगे। क्योंकि यह कमरा बड़ा होता है और इससे पारिवारिक समारोह आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे बर्थडे उड्डे मनाया जाता है तो हम उसी का उपयोग करते हैं। इस कमरे में फर्नीचर की व्यवस्था इस प्रकार की जाती है कि लोग आमने सामने बैठकर एक दूसरे के अपनी बातचीत कर सकें। यानी आपको देखिए, जैसे बताया गया कि आमने सामने बैठ के आप बात कर सकती हैं। कहीं भी आप ऑफिस में कहीं भी जाइएगा तो आपको इसी तरह से व्यवस्थित किया हुआ चीज़ें प्राप्त होगी। उसके बाद है शयन कक्ष। शयन कक्ष जैसे आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर जो इधर टेबल रखा गया है, यहाँ पर दरी बिछाई गई है और यहाँ टेबल है, और ये शयन कक्ष है, उसके ऊपर बल्ब लगाई गई है। तो दोस्तों, ये आदर्श घर की पहचान होती है। शयन कक्ष की व्यवस्था ध्यानपूर्वक की जानी चाहिए, क्योंकि हम अपने जीवन का 1/3 समय विश्राम करने में ही लगाते हैं, क्योंकि और सोकर बिताते हैं। इसमें निजता होनी चाहिए तथा यह कक्ष शोर आदि से मुक्त होना चाहिए। देखिए, जहाँ पर आप सोते हो ना, वहाँ पर जो है इन चीज़ों से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। पलंग तथा अन्य फर्नीचर व सामान उचित व्यवस्था किए गए आयताकार में होना चाहिए, जो उत्तम होनी चाहिए। और शयन कक्ष के साथ स्नानघर और या शौचालय लगा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो बड़े बड़े घरों में ये आदर्श घर माना जाता है। ठीक है, आगे जो है हमारा है स्नानघर। आप देख रहे होंगे स्नानघर में एक देखिए, एक जो है शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। आपका हैंड वॉश करने के लिए होना चाहिए, नहाने के लिए होना चाहिए। तो यही बात राजस्थान सन में वाटर तथा
धुलाई का स्थल संयोजन का स्नान घर कहलाता है। जहाँ पर धुलाई उलाई कपड़ा होता है, जहाँ हम नहाते हैं, उसको हम स्नान घर कहते हैं। यहाँ फर्श और गैर फिसलन भरा तथा आसानी से साफ होने वाला रहना चाहिए, क्योंकि आसानी से साफ़ हो जाएगा तो ही आपके लिए सही होगा, क्योंकि हर गतिविधियाँ यहीं होती है। स्नानघाट की कम से कम एक दीवार में बाहर से उचित प्रकाश और वायु की व्यवस्था होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि कहीं भी शौचालय बनाए जाते या स्नानघाट बनाई जाती है तो उसमें प्राकृतिक रोशनी जरूर दी जाती है, जिससे कि आसानी से वो सूख जाए। अब हम बात करेंगे रसोई घर के बारे में। रसोई घर तो आपको पता है कि हर के लिए इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि वहाँ पर आपको मनपसंद खाने की चीज़ें बनाई जाती हैं। इसको देख के आपके मुँह में पानी आ जाती है। तो दोस्तों, रसोई घर के बारे में भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर रसोई घर आपका अच्छा है तो आपको वहाँ पर खाना बनाने में भी अच्छा लगेगा, सब चीज़ सुविधाएँ भी जरूरी होगी। आदर्श रूप में रसोई घर को पूर्व या उत्तर दिशा में होनी चाहिए। ये तो चलो वास्तुशास्त्र के रिगार्डिंग जो है दिशा में होना बहुत जरूरी होता है, ताकि पर्याप्त प्रकाश और सूर्य का प्रकाश प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त हो सके। देखिए, कोई भी मकान जो होती है उसमें प्रकाश की सबसे इंपॉर्टेंट व्यवस्था होनी चाहिए। अगर प्रकाश पड़ती है तो जितनी भी बीमारी कीटाणु होती है वो नष्ट हो जाती है। साइंस भी इस बात को मानता है। तो इसलिए घर जो होनी चाहिए हवादार होना चाहिए। ठीक है, तो सूर्य प्रकाश में विषकर्मक गुण होते हैं जो कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं। एक रसोई घर में अच्छी निकासी व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए रसोई में जाली वाला दरवाज़ा होना चाहिए, जिसे मक्खियाँ उखियाँ मच्छर उच्छर प्रवेश न कर सके। रसोई के कामों में सुगमतापूर्वक करने के लिए दिन व रात दोनों समय पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी इसमें प्रकाश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ना, भोजन जो है हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। उसमें एक कुछ भी गलत चला गया तो आपका पूरा जीवन खराब हो सकता है या बेकार हो सकती है। रसोई घर की एक दीवार घर के बाहर छोर पर होनी चाहिए, ताकि वहां से अच्छी प्रकार का श्वास वायु आ सके। भोजन पकाने से होने वाले धुएं को निकालने के लिए हमें जो है एक्सटर्नल फैन की आवश्यकता हो, जो एग्जॉस्ट फैन होती है वो लगाना जरूरी होता है। आप किसी भी घरों में ये सुविधाएं देख सकती हो। ठीक है, और इसमें जो है कमरे जो है काफ़ी स्वस्थ होना चाहिए और हवादार होना चाहिए। रंग हल्का होना चाहिए ताकि प्रकाश के फैला सके। ये नहीं कि आप बुरा रंग कर दो, इसको हल्का रंग होना चाहिए, प्रकाश जो है आसानी से इसमें आ सके। ठीक है, आगे जो है हमारा है घर के अंदर तथा बाहर स्वास्थ्य बनाए रखना। घर के अंदर भी और घर के बाहर भी स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए कुछ विधि है। क्या आपको घर पर्याप्त सूर्य प्रकाश आता है? क्या वह पुण्य हवादार है? क्या आपका घर अंदर और बाहर साफ सुथरा रहता है? तो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जांच कीजिए कि प्रकाश आपके घर में आता है कि नहीं, हवा आता है कि नहीं, स्वच्छता है कि नहीं। इन चीज़ों बातों पर ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, तो जो घर की व्यवस्था की जाती है उसमें प्रकाश की व्यवस्था बहुत जरूरी है। घर के विभिन्न कार्य करने के लिए उचित प्रकाश व्यवस्था की अत्यंत आवश्यक होता है। घर की सुंदरता को बढ़ाता भी है। विशेष रूप से रात्रि के समय प्रत्येक घरों में प्रकार की प्रकाश आती है। आपको पता है कि प्रकाश दो टाइप की होती है, एक प्राकृतिक प्रकाश होती है, एक कृत्रिम होती है। प्राकृतिक स्रोत अथवा सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश को हम प्राकृतिक प्रकाश कहते हैं, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। कृत्रिम प्रकाश होती है, कृत्रिम मतलब होता है कि आर्टिफिशियल, ठीक है, जो इंसानों के द्वारा प्रकाश की जाती है। कृत्रिम स्रोत से प्राप्त होने वाले प्रकाश कृत्रिम प्रकाश कहलाता है, जैसे ट्यूबलाइट, बल्ब आदि से प्राप्त प्रकाश। ठीक है, इससे क्या होता है, ये प्रकाश दोनों जो होती है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और प्रकाश ना मिलता है तो हम पे बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। यहाँ डायग्राम में भी शो करने की कोशिश किया गया है कि प्राकृतिक प्रकाश जो है सूर्य से आ रही है, और कृत्रिम प्रकाश जो है जो ट्यूबलाइट हो गई, बल्ब हो गई, उससे ली जा रही है। ठीक है, तो ये तो रात्रि के समय ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको दिन में हमें प्राकृतिक प्रकाश में रहना चाहिए, क्योंकि इससे जितनी भी बीमारी होती है वो भी नष्ट हो जाती है। ठीक, आगे जो है हमारा क्या है, सोवातन। आप जानते हैं कि घरों के दरवाजे, खिड़कियां रोशनदार तथा निकासी पंखा फैन होते हैं। इसका प्रयोजन बाहर के स्वच्छ वायु के घर के अंदर लाना होता है तथा अंदर के अस्वच्छता हवा को बाहर निकालना होता है। स्वास्थ्य जीवन के लिए स्वच्छ वायु अत्यंत आवश्यक है। आपको पता है ना कि हम जो है जीवन इसलिए है जीवित है क्योंकि हम सांस लेते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के न होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो जाती है। यही कारण है कि हम प्रयास करते हैं कि हमारे घरों में स्वातन की उचित व्यवस्था विद्यमान हो। इससे प्राकृतिक और कृत्रिम माध्यम से पूरा किया जा सकता है, क्योंकि वायु अगर हमारे नहीं रहेगा तो हमारा स्वास्थ्य पे इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कमरे खिड़कियाँ खुला रखना चाहिए हमें। देखिए, खुले रहने से ये होगा कि वायु जो है स्वच्छ वायु आपके अंदर घर को अंदर आता रहेगा, और जो अशुद्ध वायु होगा वो बाहर निकलता रहेगा। यहाँ तक कि सर्दियों के मौसम में अत्यधिक ठंड होने पर भी कमरे की कम से कम एक खिड़की जरूर खोल के रखिए, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अंदर आ सके होने चाहिए, ताकि स्वच्छ वायु सुगमता से आपके घर में प्रवेश कर सके। कमरों में वायु का यह परिसंचलन काफ़ी होना चाहिए, ताकि कमरे के अंदर धुएं, बदबू, नमी, भाप आदि से निकाला जा सके। ठीक है, सर्दियों के मौसम में कोल्ड ड्राफ्ट और नियंत्रण किया जा सके। घर
एक घर में वायु का असंचरण आगमन यानी कैसे आगमन किया जाए की व्यवस्था की जानी चाहिए और इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वायु होगा तभी जो है घर अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्या अगला टॉपिक है, स्वच्छता। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा क्योंकि एनआईओएस में बहुत ही कम ट्यूशन पढ़ाया जाता है। अगर आपके कोई दोस्त है, मित्र है, ठीक है, चाहे व्हाट्सअप स्टेटस है, तो आप उसको, मेरा जो चैनल है उसको लगा दीजिए, उसको लिंक दे दीजिए, क्योंकि दूसरे बच्चों को इसका हेल्प मिल जाएगा। पेपर नज़दीक है क्योंकि वो भी थोड़ा पढ़ लेंगे, इसलिए आप इसको इग्नोर ना कीजिए। बच्चों को दूसरे बच्चों की हेल्प करने के लिए आप अपना जो व्हाट्सअप स्टेटस है उस पर ये लगाइए, जिससे दूसरे बच्चों को भी प्राप्त हो जाए, जो आवश्यकता उनको होगी वो उनको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि कहते हैं ना कि भलाई ही बहुत ज़रूरी होती है, भलाई करने से ही भलाई प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप भलाई करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो। आज के समय में मुझे एक बात पता है कि लोग अपना ही देखते हैं, दूसरे को नहीं देखते, लेकिन मेरा ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, मेरा उद्देश्य यही कि हर एक बच्चे तक वीडियो पहुँचे और बच्चों को इसका फ़ायदा मिले और वो अपना जीवन का एक सबसे इम्पोर्टेंट कार्य कर सके और जीवन में सफलता प्राप्त कर ले। चलिए ये तो बात था आपके लिए, अगर आप करते हो फिर भी सही है, नहीं करते हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए हम आ जाते हैं स्वच्छता के ऊपर। क्या आपको बता सकते हैं कि हमें अपने घर तथा आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा क्यों रखना चाहिए? जरूरी सी बात है, स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, क्योंकि साफ़ सफाई बनाए रखना बहुत ज़रूरी होती है। कूड़े कचरे को हटाना भी ज़रूरी है, मल मूत्र को जो निष्कासन भी ज़रूरी है। आपको पता है मल मूत्र पहले के समय में जो होता था, लोग गलत यूज़ करते थे, तो सरकार ने इसके ऊपर स्वच्छ अभियान चलाया और इसको साफ़ सुथरा भी करवाया। ठीक है, सरकार ने भी इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाया है। सफाई बनाए रखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है। धूल मिट्टी हमारे स्वास्थ्य को सबसे बड़ी शत्रु है। आपको पता है धूल मिट्टी की वजह से हमें बहुत तरह की बीमारियां हो जाती हैं, अस्थमा हो जाती है, ठीक है, कई लोगों को एलर्जी होती है, तो ये बहुत बड़ी यहाँ तक मृत्यु का कारण भी हो सकती है, क्योंकि अधिकतम रोगों का संचरण इसी कारण से होती है। सफाई की स्वच्छता बनाए रखने का आधार है, किंतु यह कार्य अन्य किसी भी घरेलू कार्य में तुलना में सबसे बड़ा व्यापक कार्य है। इसमें शरीर श्रम लगता है और घर के साफ सुथरा रखने तथा परिवार को स्वस्थ आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराने में काफ़ी समय की ज़रूरत होती है। घरों में स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए परिवार के सभी सदस्यों को प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको पता है कि जब तक परिवार के सारे सदस्य इस कार्य में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, घर स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए हर एक व्यक्ति को घर में थोड़ा इंटरेस्ट लेना पड़ेगा और घर को साफ़ सुथरा करना पड़ेगा। सफाई के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? एक तो आपका यही हो जाता है ड्राई क्लीनिंग, यानी फर्श पर झाड़ू या पोछा लगाना, जो आपको पता ही है, ये हर एक घर में होता है। अगला क्या है हमारा? अगला जो है हमारा है, देखिए, साप्ताहिक सफाई। लेकिन इसका जो है पहले का जो ड्राई क्लीनिंग है, सतहों पर झाड़ने से सफाई करना, दरियों पर कालीनों को सफाई करना, प्रातःकाल बिस्तरों को ठीक करना, वस्तु को सलीक से रखना। और साप्ताहिक कार्य में ये होता है कि आपको एक काम हो जाना चाहिए कि सप्ताह में एक बार आप जरूर सभी चीज़ों को साफ़ सुथरा करें। इससे जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में फर्श की व्यापक रूप से सफाई होनी चाहिए। बाथरूम, शौचालय, वॉश बेसिन सबको होना जरूरी है। मकड़ी के जालों को साफ़ करना चाहिए। रसोई घरों को खाने की सफाई करना चाहिए। दरवाजे, हैंडल, प्रतिसाब को फिटिंग की सफाई करना चाहिए। लकड़ी की सतहों पर अन्य क्षेत्रों की पॉलिश करना चाहिए। लाइनों पर तस्वीरों की सफाई करना चाहिए। तो ये जो सफाई की कुछ हमारा व्यवस्था है जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आगे है मौसमी सफाई। आपको पता है मौसम के रिगार्डिंग भी हमें सफाई करना चाहिए। जैसे मौसमी सफाई में क्या हो जाता है, कुशन, तकिया, दरिये तथा कालीन को हवा लगाने के लिए धूप में रखना चाहिए। ये नहीं कि आप घरों में लीजिए और उस पर सिर्फ मोटर से स्टार्ट कर दीजिए और साफ़ कर लीजिए, नहीं, उसको धूप भी दिखाना ज़रूरी होता है। आपको पता है धूप जो होता है हर एक बीमारी को मारने का एक सबसे अच्छा कार्य होता है। पर्दों को धोना हमेशा चाहिए। ठीक है, पूरी फर्नीचर हटाने के बाद कमरे की व्यापक सफाई करना चाहिए। भंडार गृह की सफाई करना चाहिए। लकड़ी की वस्तु की सफाई व पॉलिश करना एवं उनके मरम्मत करना भी बहुत ज़रूरी है। कमरों सफाई के दौरान ध्यान रखने वाली कुछ बातें जो है बहुत ज़रूरी है कि भारी कार्य को आसान बनाने की सफाई की विधि का व्यापक ज्ञान होना चाहिए। आपको इसका ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम कैसे साफ़ कर सकें। घर के साफ़ सुथरा रखने का एक तरीका यह है कि वह बाहर तथा अंदर दोनों प्रयोग किए गए जूते चप्पल तथा अलग होने वाले चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि जूते चप्पल से हमारा घर जो है अधिक दूषित होते हैं। जो बाहर का चप्पल जूते हैं वो बाहर रखिए, जो अंदर का है उसको अंदर प्रयोग कीजिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। घर की सफाई के साथ आपको भी बनना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर सही नहीं बनेंगे तो घर आपका सफाई नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हमारा कूड़े कचरे को हटाना। सबसे बड़ी बात यही होती है कि कूड़े कचरे जो होते हैं
उसको हमारे घर के आसपास नहीं होना चाहिए। व्यक्ति क्या करता है, अपने घरों से सामान निकाल के बाहर कूड़े कचरे का ढेर लगा देता है। ये सिर्फ एक जगह की व्यवस्था नहीं है दोस्तों, हर जगह की है। बच्चों इसमें आपको भी ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप ही हमारा भविष्य हो और आपको समझना भी ज़रूरी है। ये चैप्टर सिर्फ पढ़ाई की, देखिए ये चैप्टर कोई मुश्किल नहीं है, ये आपके घरों के साफ़ सुथरा, आपके देख रेख और आपकी स्वच्छता के ऊपर से है। तो इसमें आप अगर एग्ज़ाम में पेपर आ भी जाता है तो आप अपनी तरफ से अपनी मानसिकता का उपयोग करके भी क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। कूड़े कचरा हटाने में क्या है, घर का कूड़ा झाड़ू लगाने के एकत्र झूल एवं फल सब्जियों को छिलने के इकट्ठा अपशिष्ट पदार्थों को एक बंद या ढक्कन युक्त कूड़ेदान में डाल देना चाहिए, जिसे वो पूरी तरह से ऐसे खोल कर नहीं रखना चाहिए। इन कूड़ेदान में पड़े अपशिष्ट पदार्थों को प्रतिदिन एक पैकेट में इकट्ठा करके गली में बने बड़े कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। अपशिष्ट को निपटाने के लिए विभिन्न प्रभावशाली है, स्वच्छता भी बनाए रखना चाहिए। घर में एकत्र अपशिष्ट को सामान्य 2 प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। रसोई घर का अपशिष्ट होता है, जैसे सब्जी, फलें, छिलके आदि, जो जैव यानी बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और ये घरों के अपशिष्ट पदार्थ जैसे पॉलीथीन, प्लास्टिक की बोतल गैर अजैविकृत होती है। आपको पता है कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो आपको कहीं गड्ढे में डाल दोगे तो उससे खाद बन जाता है, और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है जैसे उसको क्या कीजिए, कहीं भी उसका, या तो सबसे अच्छा तरीका दोस्तों ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको प्लास्टिक है तो उसको कुछ ऐसी चीज़ें में कन्वर्ट कर दीजिए जो आपके सुंदरता भी बना दे और इसका आपका नहीं, क्योंकि ये जो चीज़ होती है, प्लास्टिक होती है, ये सब चीज़ें होती है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। आप जहाँ भी फेंकिएगा या जलाइएगा वो किसी न किसी रूप में रह जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको सुंदरता में कन्वर्ट कर दीजिए और इसे घरों में सजावटी सामानों में बना दीजिए, क्योंकि इसी से बनता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक। आगे जो है हमारा है अपजल यानी गंदे पानी का निपटान। ये सबसे बड़ी समस्या होती है हमारे घरों में, व्यापक स्तर पर अपजल का सूजन होता है। स्नानघर, हाथों को धोने, सत्संग, रसोई घर के अपजल गंदा पानी की निकासी पाइप के माध्यम से रसोई से बगीचे या सीटगट में जला जाता है। इस अपजल को घर के समीप एकत्र नहीं होने देना चाहिए। कुछ ऐसे स्थान भी है जहाँ निकासी प्रणाली की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि आप कहीं घर लेते हो तो इन चीज़ों की व्यवस्था जरूर देखिए, क्योंकि ये जो व्यवस्था है बेकार होती है, क्योंकि आपके जो है गंदगी निकलती है आपके घरों से तो वो आपके आसपास इकट्ठा होती है, तो उससे बीमारी फैलने की भी चांसेस बढ़ जाता है। मानव मल का निपटान, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये होती है स्वास्थ्य शौचालय। रोगों को फैलाने से रोकने के लिए मानव अपशिष्ट एवं उचित एवं स्वास्थ्य रूप से निपटान अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा मक्खियों के भोजन पर बैठने, दूषित पानी पीने और दूषित कच्चे फलों की सब्जियां रखने से रोगों का संचलन होता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि मक्खी जो है सबसे बड़ा एजेंट होता है, वेक्टर होता है बीमारी फैलाने के लिए, ठीक है। तो आपको पता है मक्खियाँ जो होती है कहाँ पर लगती है, जहाँ पर सड़े गले चीज़ें होती है। तो ऐसी चीज़ों को मत रखिए, उसको ढक दीजिए, बहुत ज़रूरी बात यहाँ बताई गई है। और शौचालय जो है अगर मतलब शौच के ऊपर अगर मक्खियाँ भिनभिना रही है, बैठ रही है, तो ये सबसे बड़ा नुकसानदायक है। अगर है वाटर कॉलेज यानी जहाँ पर ये देखिए व्यवस्था दिखाई गई है कि अधिकतम बड़े शहरों में मानव मल की सफाई जल प्रवाहन प्रणाली द्वारा की जाती है। इस प्रणाली में घर के अपजल के साथ मल मूत्र की भी निकासी या सीवरों की प्रणाली के माध्यम से की जाती है। आपको पता है शहरों में जो है सीवेज लगी होती है, जिसकी वजह से जो अपशिष्ट पदार्थ होती है वो निकल जाती है, ठीक है। आगे जो है हमारा इसके लिए देखिए क्या कर सकते हैं, रख रखाव में आसान से काम लगता है। और आपको पता है गत्त शौचालय, जो हमारा गत्त शौचालय होती है, मानव शौचालय के लिए एक गत्त शौचालय गड्ढा तैयार किया जाता है। यह गत्त शौचालय 3 फीट से अधिक गहरा होना चाहिए। इससे मक्खियाँ नहीं होती है और क्योंकि गत्त की इतनी गहराई में मक्खियाँ नहीं पनप पाती है। यहाँ मिट्टी रेतीली होनी चाहिए तथा इसमें मल का तरल भाग का निकास संभव होना चाहिए, यानी जो वाटर वो निकलता रहना चाहिए, ठीक है। अन्यथा यह गत्त बहुत जल्दी भर जाएगा। और इसमें रोजाना ये जो बताना चाह रहा है, आपको पता ही है कि गांव में लोग क्या करते हैं, गड्ढे खोद देते हैं और उसको बना लेते हैं। जैसे हर जगह पाया जाता है, वहाँ पर बड़े बड़े ड्रेन नहीं लगे होते हैं जिससे पानी की सुविधाएँ निकल सकें, तो ये क्या करते हैं, उसको गड्ढा कर लेते हैं। गड्ढा करने के बाद क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं और उस पर सेफ्टी लगा दिया जाता है और शौचालय की जगह बना दी जाती है। तो इसमें जो अंदर होती है, अंदर मक्खियाँ जाने की चांसेस नहीं रहती है, ढक जाता है। और इसमें यही भी बात बताया गया है कि इसमें जो है पानी जो निकल रहा हो, पानी जो है निकलता रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि इसमें जल्दी टैंक भर जाएगा और आपको पैसे भी खर्च करने पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसे ही बनाना चाहिए गड्ढे जिससे हमारा उचित होगा। ये जो है बहुत से गाँवों में और यहाँ तक शहरों में बनाई जाती है, ठीक है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मैं एक ही बात करूँगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारा जो है ये घर की देख रेख जो व्यवस्था है वो ख़त्म हो गई है चैप्टर। हम अगले चैप्टर में फिर दोबारा मिलेंगे। ओके, बाय।